गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 NCERT 6 क्लास के अंतर्गत। और अध्याय 11 में वर्णित है आधारभूत लोकतंत्र भाग 2 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आता है पंचायती राज और दूसरा आता है नगर पालिका या कहें नगरीय प्रशासन। और यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास कर बीपीएससी के लिए। बीपीएससी में प्रत्येक साल एक प्रश्न आपको इस चैप्टर से मिलेगा। दैट मीन्स पंचायती राज या नगर निकाय से संबंधित प्रश्न। और 70वीं बीपीएससी इस बार जो हुआ था उसमें भी एक प्रश्न पूछा गया था और हमने एग्जाम से 4 दिन पहले इसके बारे में बताया भी था और एक वीडियो प्रॉपर पंचायती राज के बारे में बनाया था और उससे संबंधित प्रश्न पूछे भी गए 70वीं बीपीएससी में। तो यह टॉपिक बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर हम ये भी आपको बताते चलें कि यह पीटी और मेन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है स्थानीय सरकार। हालांकि आपको ये भी बता दें यहाँ पर कि स्थानीय सरकार के बारे में अगले कक्षा में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे और तब हम लोग जानेंगे आर्टिकल कौन सा आर्टिकल इससे संबंधित है और किस किस आर्टिकल के तहत कौन से तथ्यों का उल्लेख किया गया है, कार्य अधिकार और नियुक्ति, इन सब के बारे में अगले कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे आगे के। और यहाँ पर हम सिर्फ स्थानीय सरकार किस प्रकार गठन होता है, इसकी उपयोगिता क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हम प्रारंभ से देखते आए हुए हैं कि सबसे पहले हम लोग जो कोटेशन होता है उसको देखते हैं। तो एक कोटेशन है 11वां अध्याय में, असली भारत गांव में बसता है। यह कोटेशन है मोहनदास करमचंद गांधी, दैट मीन्स महात्मा गांधी का। और इस कोटेशन को पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। और आप जब मुख्य परीक्षा में पंचायती राज से संबंधित कुछ तथ्य को लिखेंगे तो आप इस कोटेशन का यूज कर सकते हैं। असली भारत गांव में बसता है, महात्मा गांधी ने यह कहा था और यही चरितार्थ होता है पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के साथ भारत में। तो इस तरह आपका आंसर राइटिंग डिफरेंट हो जाएगा अन्य के, तो आप इस कोटेशन को ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या अध्ययन करेंगे। तो पंचायती राज संस्थाएं क्या है इसका अध्ययन करेंगे, उनके क्या कार्य हैं इसका अध्ययन करेंगे और शासन और लोकतंत्र में ये क्यों महत्वपूर्ण है इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम आपको बता दें कि पीटी के लहजे से आप एक बार इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं अन्य बुक से। इसके अलावा आप जब हम लोग नेक्स्ट क्लास 7-8 क्लास का करेंगे तो उसमें इसके बारे में डिटेल्स में पुनः पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसको समझाने के लिए यह बताया गया है कि सरकार स्थानीय स्तर पर किस प्रकार से कार्य करती है। इस अध्याय में हमारा ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय सरकार पर होगा। अगले अध्याय में हम नगरीय क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं कि स्थानीय स्तर पर जो है 2 प्रकार, पंचायती राज और नगर निगम या नगरीय प्रशासन
की चर्चा मिलती है और उसमें से आज हम लोग पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे। भारत आकार में बहुत विशाल और विविधता वाला देश है। हमारे देश में लगभग 6 लाख गांव, 8,000 कस्बे और 4,000 से अधिक नगर है। हमारी जनसंख्या लगभग 1.4 अरब पार कर चुकी है, जिसका 2/3 भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। इस प्रकार की विविधता वाले समाज में हम अपना शासन किस प्रकार चलाते हैं, इसको देखना है। इसको एक एग्जाम्पल के तहत जो है या एक कहानी के माध्यम से समझाया गया है और बताया गया है कि हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव लक्ष्मणपुर की यात्रा करें। इस गांव में 200 घर हैं और इसकी जनसंख्या 700 है, जिसमें से अधिकांश कृषक हैं। लोग अपनी भूमि पर कृषि करते हैं और गाय बकरियां पालते हैं। कुछ के संबंधी सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुछ युवा आजीविका की खोज में नगर चले गए हैं। इस गांव की आवश्यकता क्या है? अब यहाँ से आपको सोचना है कि किस प्रकार पंचायती राज कार्य करता है। संभवतः खेतों के लिए पानी, भारी वर्षा से खराब हुई मुख्य सड़कों का रखरखाव, गांव के प्राथमिक स्कूलों का रखरखाव, दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली ऐसी स्थितियां गांव के लोग किस प्रकार निर्णय लेंगे, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन कहां से जुटाएंगे। यदि किसी भूमि को लेकर विवाद है अथवा किसी की कृषि उपज चोरी हो गई है तो क्या होगा? गांव में ऐसे अनेक प्रश्न उठ सकते हैं। क्या ऐसी प्रत्येक समस्या के लिए गांव के लोग राज्य या राष्ट्र की राजधानी जा सकते हैं? तो आंसर है नहीं। और यहीं पर जरूरी हो जाता है एक स्थानीय सरकार का या स्थानीय स्वशासन की जरूरी हो जाता है। यहाँ इस कहानी के माध्यम से आप लोग या इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग यह समझ पा रहे होंगे कि पंचायती राज क्यों गांव में जरूरी है। इस तरह का डायग्राम या इस तरह का विचार आपको जब मुख्य परीक्षा में या यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, यहाँ तक कि यूपीएससी हो, उस परीक्षा में मेन में आपको काम देगा। आगे देखते हैं अब पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार जरूरी है यह आप ऊपर समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं, भारत के प्रत्येक गांव के भांति लक्ष्मणपुर के लोगों के पास भी पंचायत नामक स्थानीय शासन व्यवस्था है, जिसे एक ग्रामीण परिषद कह सकते हैं। पंचायत शासन को लोगों के समीप लाती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में ग्रामीण की सक्रिय भागीदारी संभव बनाती है। यही कारण है कि पंचायती व्यवस्था, जिसे पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है, स्वशासन का एक स्वरूप है। स्थानीय समस्याओं को हल करने, विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और सरकारी योजनाओं के लाभ को जनसाधारण तक पहुंचाने में पंचायत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यह पूरा आपको जब मुख्य परीक्षा लिखेंगे उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार स्वशासन, पंचायती राज स्वशासन का एक रूप है और यह स्थानीय समस्याओं को किस प्रकार हल करता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पंचायती राज का त्रिस्तरीय मॉडल भारत में अपनाया गया है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा, और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो त्रिस्तरीय में है जिला स्तर, खंड स्तर, ग्राम स्तर। जिला स्तर पर
जिला पंचायत या जिला परिषद है। वहीं पर खंड स्तर पर खंड पंचायत या पंचायत समिति या मंडल परिषद है। आपको बता दें कि यह अनेक राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आप बिहार में देखेंगे, इसको पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है, जो खंड स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आता है। वहीं पर ग्राम स्तर पर ग्राम परिषद या ग्राम पंचायत बोला जाता है, कहा जाता है। और आपको यहीं पर बता दें कि पंचायती राज के संबंध में सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 40 में इसका वर्णन किया गया है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। हालांकि इन सब के बारे में आप आगे के कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम लोग डिटेल्स में ये तीनों स्तर को। पंचायत राज व्यवस्था 3 स्तर है, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर निम्न से उच्च स्तर तक कार्य करते हैं। यह त्रिस्तरीय प्रणाली कहलाती है। ये संस्थाएं एक साथ मिलकर कृषि, आवास, सड़कों का रखरखाव, जल संसाधनों का प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से लेकर सांस्कृतिक गतिविधियों तक जीवन के सभी पक्षों से जुड़े दायित्वों का निर्वहन करती है। ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत निम्न स्तर से आरंभ होता है। दैट मीन्स पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निम्नतम बिंदु ग्राम पंचायत है। यह आपको पीटी में भी पूछा जा सकता है। ग्राम पंचायत जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सबसे निकट है के सदस्य ग्राम सभा द्वारा सीधे चुने जाते हैं। दैट मीन्स इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, जो कि मतदाताओं के रूप में नामांकित गांव के वयस्कों का समूह होता है। ग्राम सभा में स्त्री और पुरुष अपने क्षेत्र से जुड़े सभी मामलों पर विचार विमर्श करते हैं और निर्णय लेते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत एक प्रमुख या अध्यक्ष, जिसे सरपंच या प्रधान कहा जाता है, का चयन करते हैं। बिहार में प्रधान नहीं अपितु मुखिया कहा जाता है और उत्तर प्रदेश में, यूपी में प्रधान कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। गत वर्ष में अधिक से अधिक महिलाएं सरपंच बनी हैं। आदर्श सरपंच की बात करें तो कुछ ऐसे सरपंच हुए हैं जो कि आदर्श सरपंच के रूप में स्थापित हुई हैं। उनके बारे में जान लेते हैं। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपको कहीं पर एग्जाम्पल देना पड़े तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में यह लिखा गया है। तो क्या है कि 2017 में महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के तरंगफल गांव के किन्नर दयानेश्वर कांबले सरपंच चुने गए। कांबले का आदर्श वाक्य है लोक सेवा ग्राम सेवा, यानी गांव की सेवा जनता की सेवा है। कांबले ने सरपंच बनने के लिए 6 अन्य उम्मीदवारों को हराया। मध्य प्रदेश के खांडवी गांव से भील समुदाय की वंदना बहादुर मैधा प्रतिशतात्मक मान्यताओं के विरुद्ध जाकर गांव की पहली महिला सरपंच बनी। उन्होंने गांव की महिलाओं को सभा की बैठकों में आने के लिए प्रेरित किया और शिक्षा एवं स्वच्छता जैसी गंभीर समस्याओं को उठाया, जिससे उन्हें दूर दूर तक व्यापक रूप से पहचान मिली। वंदना की यह यात्रा दर्शाती है कि किस प्रकार महिलाएं ग्रामीण भारत के बदलने में नेतृत्व भूमिका निभा सकती है। तो इनका आप कहीं पर एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। वहीं पर देखें, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का एक गांव हिवरे बाजार
बार बार सूखा पड़ने और कम कृषि उपज से प्रभावित था। पोपटराव बागूजी पवार ने सरपंच बनने के बाद उन्होंने अन्ना हजारे की वर्षा जल संचय, जल संरक्षण और लाखों पेड़ लगाने के मॉडल को लागू करना शुरू किया। उनके इस प्रयास और ग्रामवासियों के सहयोग से हिवरे बाजार कुछ ही वर्षों में हरा भरा और समृद्ध गांव बन गया। पोपटराव पवार को 2020 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। तो यह तथ्य बताता है कि अगर एक पंचायत का सरपंच या प्रधान या मुखिया चाहे तो किस प्रकार एक पंचायत को या एक गांव को विकास या विकसित कर सकता है। आगे देखते हैं, ग्राम पंचायत की सहायता के लिए एक पंचायत सचिव होता है जो बैठकों के आयोजन और अभिलेखों के रखरखाव जैसे प्रशासनिक कार्य करता है। तो यहाँ आपको ध्यान में ये रखना है कि ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है और यह सचिव सरकारी मुलाजिम या सरकारी आदमी होता है। दैट मीन्स इसका जो है एग्जाम पास करके कोई भी सचिव बनता है और सरकार का यह प्रतिनिधि होता है। जबकि ग्राम पंचायत में अन्य जितने भी होते हैं वो चुनाव के माध्यम से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जबकि सचिव ये सरकार द्वारा नियुक्त एक कर्मचारी होता है और यह बैठकों का आयोजन और अभिलेखों के रखरखाव जैसे प्रशासनिक कार्य करता है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। हालांकि इससे संबंधित प्रश्न पूछा भी गया है कि ग्राम पंचायत में सरकारी मुलाजिम कौन होता है, तो सचिव होता है, ये ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, अधिकांश ग्राम पंचायतों में एक प्रशासनिक अधिकारी भी होता है जिसे भारत के कई भागों में पटवारी कहा जाता है। पटवारी गांव के भू अभिलेखों का रखरखाव करता है। कई जगह तो उसके पास पीढ़ियों पुरानी मानचित्र भी रखे होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बाल हितैषी पंचायत की पहल। तो बाल हितैषी क्या होता है ये भी आप लोग जान लें कि बच्चों को ग्राम पंचायतों में सुनना, यह बाल हितैषी पंचायत कहलाता है, जिसमें बच्चे भी सम्मिलित होते हैं। बाल हितैषी पंचायत की पहल से बच्चों की भलाई से जुड़े मामलों पर स्वयं बच्चों को अपने विचार और राय रखने का अवसर मिलता है। उनके राज्यों में नियमित रूप से बच्चों की बाल सभाएं और बाल पंचायत एवं उनकी भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए कदम उठाए जाते हैं, जहां गांव के बड़े बुजुर्ग उनकी समस्याओं के समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के कुछ बाल पंचायतों ने बाल श्रम और बाल विवाह को समाप्त करने का कार्य किया है। बाल पंचायत के सदस्य एक साथ मिलकर अभिभावक और अन्य वयस्क को समझते हैं, अपने बच्चों को पुनः विश्वविद्यालय भेजें और बालिकाओं को पढ़ाएं और पढ़ाने की आयु में उनका विवाह ना करें, इन सब का निर्णय लेते हैं। वहीं सिक्किम की एक घटना आप देखेंगे कि पश्चिमी सिक्किम में सांखू राधू खांडू ग्राम पंचायत में बच्चों की आवश्यकताओं और अधिकारों को बहुत अधिक महत्व दिया है। पंचायत ने बच्चों की सुरक्षा के लिए विद्यालय के परिसर की दीवारें बनाए, उन्हें विद्यालयों में रसोई घर बनवाए ताकि बच्चों को विद्यालय में सफाई से बना मध्याह्न भोजन मिल सके। उनके इन प्रयासों के कारण सांखू राधू खांडू गांव को बाल हितैषी पंचायत घोषित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। संभावित है कि इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग इस जो है बाल पंचायत में की बात करें तो राजस्थान में कुछ ऐसे ही निर्णय लिए गए थे। बेयरफुट कॉलेज की शाखा में बाल संसद
खोले गए और शिक्षा और लोकतंत्र की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया और 8 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे रात्रि स्कूल और संसद की तरह चुनाव के माध्यम से शासन की प्रक्रियाओं, लोकतंत्र और सामाजिक दायित्व के बारे में जानते सीखते हैं। उनकी संसद मतदाताओं की पहचान पत्र और इसके प्रचार प्रसार सहित सभी औपचारिक क्रियाओं का पालन करती है और निर्वाचन प्रतिनिधि मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। तो यह कार्य राजस्थान में किया गया और यह बाल संसद के इन कार्यों के कारण 2001 में वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनररी अवार्ड पुरस्कार राजस्थान को इस क्षेत्र में मिला था। आगे देखते हैं पंचायत समिति और जिला परिषद के बारे में। इसके बारे में अगर बात करें तो यह खंड स्तर पर पंचायत समिति होता है, ग्राम पंचायत और जिला परिषद। जैसा कि पिरामिड जब हम बताए थे तो सबसे पहले ग्राम रखा गया था, जिला परिषद, उसके बाद पंचायत समिति और सबसे नीचे ग्राम पंचायत को। तो जिला परिषद इन तीनों के बीच की कड़ी होती है। कौन? खंड स्तर पर पंचायत समिति। ये ध्यान में रखेंगे कि बहुत जगह खंड स्तर पर जो है खंड समिति और बिहार में पंचायत समिति बोला जाता है खंड स्तर पर, दैट मीन्स ब्लॉक स्तर पर। ब्लॉक स्तर पर कहा जाता है पंचायत समिति। इसके बारे में हम डिटेल्स में अलग से वीडियो बना चुके हैं पंचायती से। अगर आप रिसेंट में कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप पंचायती राज से संबंधित उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे देखते हैं, इन संस्थाओं के सदस्य स्थानीय लोगों द्वारा चुने जाते हैं, परंतु उसमें क्षेत्र के गांवों के सरपंच और राज्य विधानसभा के स्थानीय सदस्य जैसे अन्य सदस्य हो सकते हैं। पंचायत समिति का गठन राज्य दर राज्य भिन्न भिन्न होता है, परंतु स्थानीय जनता की भागीदारी मजबूत करने की उनकी भूमिका समान रहती है। ये सभी ग्राम पंचायतों की विकास योजनाएं एकत्रित करके उन्हें क्रमशः जिला या राज्य स्तर पर प्रस्तुत करती है। यह विकासात्मक कार्यों और ग्रामीण इलाकों में 12मासी सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी सरकारी योजनाओं के लिए धन राशि के आवंटन में मदद करती है। सभी तीनों स्तर पर विशेष नियम बनाए गए हैं ताकि जनसमुदाय में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसे वंचित वर्गों के लोगों की आवश्यकता को पूरा किया जा सके, उनकी समस्याएं सुनी जा सके। इन संस्थाओं में 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं। किनके लिए? तो महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं 1/3 सीटें। और आपको आगे ये भी बता दें कि हमें यह याद रखना चाहिए कि पूरे देश के विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के गठन और कार्य में विविधताएं हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन संस्थाओं पर राज्यों का अधिकार है, किंतु उनके लक्ष्य समान होते हैं। यह ग्रामवासियों को अपने गांव और स्थानीय क्षेत्रों में प्रबंधन और विकास कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाती है। तो यहाँ यह एज ए फैक्ट्स आप लिख सकते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं के गठन और कार्य का जिम्मेदारी किसकी है? तो राज्य सरकार की है। राज्य सरकार अपने तरह से अपने स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन कर सकता है, नियम बना सकता है और उनके कार्य और जिम्मेवारियां दे सकता है। यह ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य चंद्रगुप्त द्वारा लिखा गया था, एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें 2300 वर्ष पूर्व कौटिल्य ने लिखा है, जिन्हें बाद में चाणक्य नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि अभी बताया। इस ग्रंथ में अन्य विषयों के साथ साथ राज्य के गठन, संचालन, अर्थव्यवस्था कैसे समृद्ध हो सके, शासन के कर्तव्य क्या हैं और युद्ध किस प्रकार किए जाएं, इसके बारे में विस्तार से समझाया गया है। और राजा प्रत्येक 10 गांव पर एक संग्रहण
उप जिला मुख्यालय जिसको कहते हैं, प्रत्येक 100 गांव पर करवाटिका जिसको कि जिला मुख्यालय, और प्रत्येक 400 गांव पर द्रोणमुख, और प्रत्येक 800 गांव पर स्थानीय या प्रांतीय मुख्यालय स्थापित करे, यह वर्णन किया गया। तो ये आपको हिस्ट्री में काम देगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, आधुनिक भाषा में उक्त 4 प्रवर्गों के क्या नाम देंगे। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बहुत पहले इस प्रकार के संरचना सोचा गया था भारत में चाणक्य द्वारा, या कहें कि प्राचीन जितने भी नियम विनियम बनाने वाले लोग थे वो उनके द्वारा यह सोचा गया था कि ग्राम को किस प्रकार विकसित किया जाए, गांव को, उसके लिए एक इकाई होनी चाहिए, और भारत में इसी तरह की इकाई वर्तमान में बनाई गई है। और आपको आगे बता दें कि इसमें किसी भी प्रकार के आर्टिकल जो कि हमारे संविधान में वर्णित है उसका प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स 4-5 फैक्ट्स है जो कि इसमें पीटी में आपको पूछा जा सकता है, और लेकिन मेन में इससे संदर्भित बहुत सारे तथ्य हैं। अगर उस तथ्य को आप मेन में मुख्य परीक्षा में लिखेंगे तो संभावना है कि आपका आंसर जो है दूसरे स्टूडेंट से अच्छा होगा। तो एक बार इसको ध्यान से पढ़ें, अगर किताब है तो उससे भी पढ़ें, और इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो उस तथ्य को दिमाग में बिठा लें, जिससे कि आप उस तथ्य को लिख सकते हैं और आपका आंसर और 1 नंबर 2 नंबर आपको ज़्यादा आ सकता है। तो आज यही था, कल हम लोग नगर निकाय के बारे में जानेंगे, और आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।